हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। पॉलिटी में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो जो पावर होती है नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो किसके अंदर वेस्टेड होती है या किसके अंदर समाहित होती है। तो और चार ऑप्शंस है, आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ, इसको देख लीजिए आप। एक प्रेसिडेंट, एक पार्लियामेंट, एक सीजीआई और एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आर्टिकल 124 एक के दायरे में रह के ये डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में होंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किससे होता है, वो करती है पार्लियामेंट आर्टिकल 124 एक के थ्रू। और जो एज होती है रिटायरमेंट की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो होती है 65 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट वाली एज होती है वो होती है 62। ठीक, ये क्वेश्चन आ जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इस समय करंट स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ये आपको बताना होगा। आंसर में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना होगा कि इस समय कितने सीजीआई को मिला के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। चलते हैं आगे। जो सेकंड क्वेश्चन है कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। तो एक जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो कैसे रिजाइन कर सकता है, किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है जब वो रिजाइन करेगा। तो ठीक है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजाइन करना और रिमूव करने में अंतर है। ठीक है ना, तो रिजाइन करना आपके जो है वो आर्टिकल 124 पार्ट 2 का हिस्सा है, और रिमूव करना आपका मेरे ख्याल से ये आपका इम्पीचमेंट के थ्रू आएगा। इम्पीचमेंट या रिमूवल ऑफ दी, बेसिकली देखा जाए तो जजेस में आएगा, उसके अंदर आएगा आर्टिकल के अंदर। तो ये देखते हैं तो इम्पीचमेंट का जो शब्द है वो खाली प्रेसिडेंट जब रिमूव होता है तब यूज करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जब रिमूव होंगे तो उनको हम लोग इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे। ठीक ना, तो यहाँ बात की गई है रिजाइन की, ना कि रिमूवल की। ठीक, तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक कोई जज रिजाइन करेगा तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर सीजीआई को देगा, प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा कि लॉ मिनिस्टर को देगा। तो इसका सही आंसर है सही आंसर है इसका प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन लेटर वो देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को। तो जो अपॉइंट करेगा उसी को अंतिम में आप जाके अपना रेजिग्नेशन लेटर दोगे या रिजाइन करोगे। तो इसलिए आर्टिकल 124 पार्ट 2 में प्रेसिडेंट की बात की गई है, इसका सही आंसर होगा सेकंड, प्रेसिडेंट। चलते हैं आगे। तो सैलरीज जो बात की गई है ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय। तो सैलरीज कौन डिटरमाइन करता है, उससे पहले हम लोग बात करें, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये काम करते हैं जजेस हमारे, वो काफ़ी कभी कभी रिस्की काम होता है जस्टिस देना। तो इनको पैसे की कमी ना आए और इनको अभाव ना हो इनके फैमिली को, और कहीं से ये इनसिक्योर फील ना करे, तो इसलिए प्रोविज़न बनाया गया है कि जो सैलरीज हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो डिटरमाइंड होगी पार्लियामेंट से। ठीक है ना, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI से, और इसमें वोटिंग नहीं हो सकती है, लेजिस्लेचर वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ऐसे चेंजेस नहीं हो सकते हैं एकाएक। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या कहते हैं कि
से पैसा आता है, इनकी सैलरीज आती है, ताकि कोई भी इनको डिसएडवांटेज ना हो, कोई भी इनको जस्टिस देने में कोई दिक्कत ना हो, पैसे की कमी ना हो इनको। तो वो चेंज करना इसको इतना आसान नहीं है कि उठाया और चेंज कर दिया, तो इसलिए पार्लियामेंट ही इसको डिसाइड करता है। तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है, कहते हैं कि इसको आसानी से चेंज करना। तो सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और इसमें वोटिंग नहीं हो सकती, क्या कहते हैं कि वोटिंग अलाउ नहीं है, क्या कहते हैं कि चेंज ताकि चेंज हो जाए। चलते हैं आगे। तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर लाइज इन विच आर्टिकल, तो जो ऑर्डिनेंस पावर है, क्या कहते हैं कि जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर है वो कौन से आर्टिकल में होती है? आर्टिकल 213, 200, 123 या 161। तो आप देखेंगे 200 आपका डील करता है गवर्नर के जो बिल इशूइंग पावर है कि वो एसेंट देगा कि नहीं देगा, उसे डील करता है। आपका 123 डील करता है ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर तो है पर ये प्रेसिडेंट डील कर लेता है। और 161 बात करता है कि गवर्नर पार्डनिंग पावर जो होती है गवर्नर की, पार्डनिंग मतलब माफ़ी करने की, सज़ा कम करने की या उसको घटाने की जो पावर होती है वो आर्टिकल 161 में आपको मिलेगी, ठीक है। प्रेसिडेंट की होती है आपके आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर। एक अंतर है गवर्नर के पार्डनिंग पावर और प्रेसिडेंट के पार्डनिंग या माफ़ी देने वाली पावर में, कि डेथ सेंटेंस गवर्नर उसको बदल नहीं सकता है, वो खाली प्रेसिडेंट ही बदल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्टिकल 161 और 72 के बीच अंतर क्या है, ठीक है। और इसका सही आंसर होगा 213। आर्टिकल 213 है ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। तो जो ऑर्डिनेंस इशू होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर जब बैठेगा या काउंसिल जब बैठेगी, ठीक है, उसके बैठने के बेसिक लेजिस्लेचर से मतलब होता है उसके बैठने से 6 वीक के अंदर उसको क्या कहते हैं कि लेजिस्लेचर उसको पास करे उस ऑर्डिनेंस को, ठीक है, उसको अप्रूवल दे, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। तो 6 वीक्स की अवधि होती है जब ऑर्डिनेंस पावर इशू होता है, गवर्नर जब करता है बेसिकली। और जब से स्टेट लेजिस्लेचर बैठेगा उससे 6 महीने की अवधि, बैठने के 6 हफ्ते की अवधि के बाद उस 6 हफ्ते की अवधि के अंदर उसको अप्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 213। चलते हैं आगे। तो अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके अंतर्गत आता है? तो एक तो आर्टिकल 131 है, एक आर्टिकल 137 है, एक आर्टिकल 32 है और एक आर्टिकल 143 है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 ही डील करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर केसेस क्या आते हैं? इसके अंदर केस आते हैं कि मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए आपस में उनके कोई मुद्दे लेके, या तो स्टेट ही आपस में लड़ जाए, तो ऐसे मुद्दे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 131 के अंदर डील किया जाता है। और फिर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 137 की, जो कि है रिवाइजरी पावर देता है, ठीक है। आर्टिकल 32 आपका रिट इशूइंग पावर है आपके सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। और आर्टिकल 143 है आपका एडवाइजरी की, एडवाइस दे सकता है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जब प्रेसिडेंट मांगेगा तो, ठीक है। तो बेसिकली ये है आर्टिकल 131 आपका कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। उसके सब्जेक्ट इशू सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है या स्टेट का डिस्प्यूट है। आर्टिकल 137 रिवाइजरी आता है कि वो रिवाइज अपने प्रीवियस जजमेंट्स को देख सकता है सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ने पे।
आर्टिकल 32 रिट इशूइंग पावर है, आर्टिकल 143 आपका एडवाइजरी पावर है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड